अध्याय 3। मैं जल्दी रिटायर क्यों हुआ। 1999 के वसंत में मुझे लॉस एंजलिस में लगभग 250 बैंकर्स को संबोधित करना था। चूंकि मैं सुबह का पहला वक्ता था, इसलिए मैं एक रात पहले फिनिक्स से उड़ान भरकर वहां पहुंच गया। नाश्ता करने के बाद मैं अपने होटल के कमरे में बैठकर सिर खुजाने लगा। मैं यह सोच रहा था कि मैं इन बैंकर्स के सामने आकर किस विषय पर बोलूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय साक्षरता और संपत्ति एवं दायित्व के फर्क के बारे में मेरा सामान्य भाषण इस समूह के लिए पर्याप्त नहीं था। चूंकि वे सामान्य बैंकर्स से ज़्यादा थे, यानी मॉर्टगेज बैंकर थे, इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि उन्हें बुनियादी वित्तीय बातों का ज्ञान होगा जिनके बारे में मैं अक्सर भाषण देता था। कम से कम मुझे उम्मीद तो यही थी। मेरा भाषण सुबह 9:30 बजे होना था। इस वक्त 8 बज रहे थे। मुझे कोई एंगल या विचार नहीं मिल रहा था जो इस समूह के लिए उचित हो। अपने होटल के कमरे में डेस्क पर बैठकर मैंने सुबह का अखबार देखा जो होटल वालों ने भिजवाया था। पहले पन्ने पर एक प्रफुल्लित पति पत्नी की तस्वीर थी जो अपनी गोल्फ कोर्ट में बैठे थे। तस्वीर के ऊपर यह शीर्षक था, हमने जल्दी रिटायर होने का फैसला किया। उस लेख में आगे बताया गया था कि इस दंपत्ति के 401 के रिटायरमेंट प्लान में पिछले 10 सालों से शेयर बाजार के उछाल ने उम्मीद से बेहतर परिणाम दिए। इसके चलते उन्होंने अपनी पूर्व योजना से 6 साल पहले ही रिटायर होने का फैसला लिया। रिटायरमेंट के वक्त पति की उम्र 59 साल थी और पत्नी की 56 साल। लेख में उन्होंने कहा कि हमारे म्यूचुअल फंड्स ने इतना ज़्यादा लाभ कमाया। लेख में उन्होंने कहा था कि हमारे म्यूचुअल फंड्स ने इतना ज़्यादा लाभ कमाया कि एक दिन में हमें एहसास हुआ कि हम मिलीनियर बन गए थे। अगले 6 साल तक काम करने के बजाय हमने समेटने का फैसला किया, अपना मकान बेचा, इस रिटायरमेंट वाले गांव में एक छोटा घर खरीदा। मकान बेचने से मिले अतिरिक्त पैसों को अच्छा ब्याज वाली एफडी में डाल दिया, अपने खर्च घटा लिए और अब हम हर दिन गोल्फ खेलते हैं। मुझे अपने व्याख्यान का विषय मिल गया था। पूरा लेख पढ़ने के बाद मैं नहाया और कपड़े पहनकर इंतज़ार कर रहे मॉर्टगेज बैंकर्स के सामने पहुंच गया। ठीक 9:30 बजे मेरा परिचय दिया गया और मुझे मंच पर पहुंचा दिया गया। अपनी बात शुरू करते हुए मैंने अखबार हवा में उठाकर अभी अभी रिटायर हुए दंपत्ति की तस्वीर की तरफ इशारा किया और शीर्षक दोहराया, हमने जल्दी रिटायर होने का फैसला किया। फिर मैंने पति पत्नी की उम्र भी बताई, 59 और 56 साल। इसके बाद मैंने उस लेख की कुछ लाइनें भी पढ़ी। अखबार के नीचे रखकर मैंने कहा, मेरी पत्नी किम और मैं भी जल्दी रिटायर हो गए थे। हम 1994 में रिटायर हुए थे। उस वक्त मेरी उम्र 47 साल की थी और उसकी 37 साल। मैंने कमरे के चारों तरफ देखा और उम्र के इस अंतर को उनके दिमाग के भीतर पहुंचने का मौका दिया। लगभग 10 सेकंड की खामोशी के बाद मैंने पूछा, तो मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसा कैसे हुआ कि मैं इस आदमी से 12 साल पहले रिटायर हो गया और मेरी पत्नी उस औरत से 19 साल पहले? फ़र्क किस चीज़ से पड़ा? खामोशी बहुत गहरी थी। मेरी शुरुआत खराब थी। मैं जानता था कि सुबह सुबह का समय था और मैं श्रोताओं से सिर्फ सुनने के बजाय सोचने को कह रहा था। मुझे मालूम था कि शायद मेरी बातें अहंकार भरी और अतिशयोक्तिपूर्ण लग रही होंगी क्योंकि मैंने अपनी और अखबार वाले दंपत्ति की उम्र की तुलना की थी। बहरहाल मैं इन बैंकर्स के सामने एक बात रखना चाहता था और पीछे हटने का समय नहीं था। मैं उस कॉमेडियन जैसा महसूस करने लगा जिसने अभी अभी अपना सबसे अच्छा चुटकुला सुनाया था, लेकिन इसके बावजूद श्रोताओं को हंसी नहीं आई। जोर देकर मैंने पूछा, आप में से कितने लोग जल्दी रिटायर होने की योजना बना रहे हैं? एक बार फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। कमरे में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं मंच पर तिल तिल करके मर रहा था। मैं जानता था कि मुझे जल्दी ही कुछ न कुछ करना होगा। समूह की ओर देखने पर मुझे नज़र आया कि ज़्यादातर लोग मुझसे छोटे थे। कुछ लोग मेरी उम्र के थे और वे जवानी में रिटायर होने की बात से प्रभावित नहीं हुए थे। जल्दी से मैंने कहा, आप में से कितनों की उम्र 45 से कम है? अचानक कमरे में जान आ गई। प्रतिक्रिया हुई। धीरे धीरे पूरे कमरे में हाथ उठने लगे। मैंने अनुमान लगाया कि समूह के लगभग 60% लोगों ने हाथ उठाया था, जिसका मतलब था कि वे 45 साल से कम उम्र के थे। यह युवा समूह था, कम से कम मुझसे तो युवा था। अपनी रणनीति बदलकर मैंने इस समूह पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूछा, आप में से कितने लोग 50 साल की उम्र से पहले रिटायर होना चाहेंगे और बाकी ज़िंदगी आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र रहना चाहेंगे? आप में से कितने लोग 50 साल की उम्र में पहले रिटायर होना चाहोगे और बाकी ज़िंदगी आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र रहना चाहेंगे?
अब हाथ ज़्यादा उत्साह से ऊपर उठ रहे थे। मैं अब अपनी बात थोड़े बेहतर ढंग से पहुंचा पा रहा था। मेरी और मुझसे ज़्यादा उम्र के बैंकर कसमसाने लगे जब उन्होंने अपने कई युवा साथियों को हाथ उठाते देखा, जो इस बात का संकेत था कि वे बैंकिंग उद्योग में बूढ़े नहीं होना चाहते थे। मेरी और मुझसे ज़्यादा उम्र के लोगों की बेचैनी देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे जल्दी ही कुछ करना चाहिए ताकि यह समूह अलग थलग महसूस ना करने लगे। जब हाथ नीचे हुए तो मैं मुस्कुराकर रुक गया। फिर मैंने अपनी और अपने से ज़्यादा उम्र के लोगों को देखते हुए कहा, मैं इस दुनिया के मॉर्टगेज बैंकर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों के कारण मैं जल्दी रिटायर हो पाया। अपने रियल एस्टेट ब्रोकर के कारण नहीं, अपने स्टॉक ब्रोकर के कारण नहीं, अपने वित्तीय योजनाकार के कारण नहीं और अपने अकाउंटेंट के कारण नहीं, बल्कि आप लोगों के कारण, दुनिया के मॉर्टगेज बैंकर्स के कारण मैं अपने डैडी से लगभग 20 साल पहले रिटायर होने में कामयाब हो गया। श्रोताओं पर नज़र डालते ही मैं समझ गया था कि कुछ बेचैनी काफुर हो रही थी और मैं अब अपनी बात आगे बढ़ा सकता हूँ। उनके उद्योग की प्रशंसा से मदद मिली थी। मैंने अनुमान लगाया था कि अब 80% श्रोताओं का ध्यान खींच चुका था। आगे बढ़ते हुए मैंने वही सवाल दोहराया जो मैंने पहले पूछा था, तो ऐसा कैसे हुआ कि मैं अखबार वाले दंपत्ति से जल्दी रिटायर हो पाया और मॉर्टगेज बैंकर्स यानी आपने मुझे जल्दी रिटायर होने में मेरी मदद कैसे की? एक बार फिर खामोशी छा गई। दरअसल उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने मेरी मदद कैसे की। हालांकि अब भी वही खामोशी थी, लेकिन कम से कम अब वे पहले से थोड़ा ज़्यादा जागृत लग रहे थे। मैंने फैसला किया कि मैं ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा जिसका जवाब देने में वे झिझकें, इसलिए मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई। अपने फ्लिप चार्ट की ओर मुड़कर मैंने उस बड़े अक्षरों पर लिख दिया, कर्ज बनाम इक्विटी। श्रोताओं की तरफ मुंह करके मैंने कर्ज शब्द की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं जल्दी रिटायर इसलिए हो पाया क्योंकि मैं अपने रिटायरमेंट की योजना के लिए कर्ज का प्रयोग किया था और अखबार वाले दंपत्ति ने जो 401 के में थे अपने रिटायरमेंट की योजना के लिए इक्विटी का प्रयोग किया था। इसलिए उन्हें रिटायर होने में ज़्यादा समय लगा था। मैं एक पल के लिए ठहर गया। मैं चाहता था कि मेरी बात उनके दिमाग में उतर जाए। आखिर एक हाथ उठा और उस व्यक्ति ने पूछा, आप कह रहे हैं कि अखबार वाले आदमी ने रिटायर होने के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल किया और आपने रिटायर होने के लिए हमारे पैसे का इस्तेमाल किया। सही बात है, मैंने कहा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज लेकर आपके पैसे का इस्तेमाल कर रहा था, जबकि वह कर्ज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे ज़्यादा समय लगा। एक और व्यक्ति ने कहा, आपसे 12 साल ज़्यादा। इसमें उसे ज़्यादा समय इसलिए लगा क्योंकि उसने रिटायर होने के लिए पैसे अपनी खुद की इक्विटी का इस्तेमाल किया। 18 साल का जीवन। मैं मुस्कुराया और अपना सिर हिलाकर बोला, 47 साल की उम्र में मैं रिटायर होने का मतलब यह है कि 65 साल की उम्र में रिटायर होने वाले व्यक्ति की तुलना में मुझे 18 साल का अतिरिक्त जीवन मिला और इन 18 सालों का आपके लिए कितना महत्व है। 18 साल की आपकी जवानी, मेरी पत्नी के लिए तो यह 28 साल का अतिरिक्त समय था जब वह अपनी जवानी का आनंद ले सकती थी। आप में से कितने लोग जल्दी रिटायर होना चाहेंगे ताकि आप अपनी जवानी, ऊर्जा और स्वतंत्रता का आनंद ले सकें? वह करने की स्वतंत्रता जो आप अपने पैसों से करना चाहते हैं। पूरे कमरे में हाथ उठने लगे। जब लोगों के चेहरों पर ज़्यादा मुस्कानें दिख रही थी, लोग जीवंत होने लगे थे। बहरहाल जैसी उम्मीद थी, कुछ लोग अब भी अपने सीने पर हाथ बांधे बैठे थे और घुटने पर दूसरा पैर रखे हुए थे। मेरी बात इन लोगों के खास पसंद नहीं आई थी। संदेहवादी और दोषदर्शी व्यक्ति वैसे भी अपना नज़रिया नहीं बदलते। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बात उन लोगों तक पहुंच ही नहीं थी। कम से कम मैं खुद को एक बहुत बुरी शुरुआत से बचा रहा था और समूह के कुछ लोग मेरे पाले में आ रहे थे। सामने वाली कतार में एक युवक ने अपना हाथ उठाकर पूछा, क्या आप थोड़ी ज़्यादा स्पष्टता से बताएंगे कि आप कर्ज का इस्तेमाल करके जल्दी रिटायर कैसे हुए और उसने किस तरह से इक्विटी का इस्तेमाल किया? निश्चित रूप से आगे समझाने का अवसर मिलने पर मैंने खुश होकर कहा। अखबार उठाकर मैंने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर हम रिटायरमेंट की उम्र 65 साल मान लें
तो यह व्यक्ति निर्धारित समय से 6 साल पहले रिटायर हुआ। इसकी वजह यह थी कि शेयर बाजार में अच्छा उछाल आया था। इस व्यक्ति का प्रदर्शन इसलिए अच्छा रहा क्योंकि उसने बाजार में अपना खुद का पैसा निवेश किया था। अब ज़रा सोचिए, अगर उसने आपके बैंक से लोन लेकर आपका पैसा शेयर बाजार में लगाया होता तो उसका प्रदर्शन कितना बेहतर हो सकता था। श्रोताओं में बेचैनी की लहर दौड़ गई। मैंने अभी अभी जो कहा था उससे कई श्रोता विचलित हो गए। युवक के चेहरे पर अब थोड़ी उलझन का भाव था और उसने कहा, लेकिन हम शेयर बाजार में निवेश करने के लिए उसे उधार नहीं देंगे। लेकिन हम शेयर बाजार में निवेश करने के लिए उसे उधार नहीं देंगे। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा खतरा है, उसने कहा। सहमति से मैं सिर हिलाकर मैंने कहा, और चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है इसलिए इस व्यक्ति को अपने खुद के पैसे, अपनी इक्विटी का इस्तेमाल करना पड़ा। उसका रिटायरमेंट प्लान यानी उसका 401k अच्छा चला और उसके खुद के चुने हुए शेयर भी। उसका प्रदर्शन इसलिए अच्छा रहा क्योंकि शेयर बाजार का प्रदर्शन अच्छा था। शेयर बाजार का प्रदर्शन अच्छा इसलिए था क्योंकि लाखों करोड़ों लोग उस समय उसी की तरह काम कर रहे थे, इसलिए वह जल्दी रिटायर हो गया। लेकिन उसे ज़्यादा समय इसलिए लगा क्योंकि वह निवेश के लिए मूलतः अपने पैसे यानी अपनी इक्विटी का इस्तेमाल कर रहा था। रोचक बात यह है, उसने उस जगह निवेश किया जहां निवेश करने के लिए आपका उद्योग आमतौर पर जोखिम के कारण उधार नहीं देता है। आप लोग शेयर बाजार में दांव खेलने के लिए लोगों को पैसे उधार नहीं देते हैं, है ना? कमरे में बैठे ज़्यादातर लोगों ने इनकार में सिर हिला दिया। एक और व्यक्ति ने पूछा, तो क्या आप यह कह रहे हैं कि उसकी किस्मत अच्छी थी? मैंने कहा, देखिए, वह सही उम्र में सही जगह पर और बाजार के सही चक्र में था। जब यह रुझान बदलेगा तो वह सोचेगा कि काश वह इतनी जल्दी रिटायर नहीं हुआ होता। एक और प्रतिभागी ने पूछा, और आपने हमारे पैसे का निवेश कहाँ किया? रियल एस्टेट में। मैंने कहा, आप और किस चीज़ के लिए पैसा उधार देते हैं? आप मॉर्टगेज बैंकर हैं ना? आप इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं है ना? युवक ने अपना सिर हिलाया और बोला, हम मॉर्टगेज बैंकर हैं, इसलिए हम रियल एस्टेट के लिए पैसा उधार देते हैं। हम शेयरों, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए उधार नहीं देते हैं। लेकिन क्या पिछले 10 सालों में शेयर बाजार में रियल एस्टेट से ज़्यादा फायदा नहीं हुआ? कई कतार पीछे बैठी एक युवती ने पूछा। मैंने जितनी भी रियल एस्टेट निवेश देखे हैं उसमें ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन तो मेरे 401k प्लान ने किया है। हो सकता है कि यह सच हो, मैंने जवाब दिया। लेकिन आपके 401 प्लान का मूल्य बाजार के उछाल के कारण बढ़ा है, कैपिटल गेन्स के कारण बढ़ा है। क्या आपकी योजना बाजार के उछाल या संभावित कैपिटल गेन्स के निवेश करने की है? यह योजना तो नहीं है, युवती ने कहा। मैं भी इस योजना पर नहीं चलता हूँ, मैंने कहा। मैं सिर्फ कैपिटल गेन्स के लिए निवेश नहीं करता हूँ। मेरी प्रॉपर्टी का मूल्य बढ़े बिना भी मैं उससे पैसे बना सकता हूँ। हालांकि मेरी कई प्रॉपर्टीज़ का मूल्य इस दौरान काफ़ी बढ़ गया है और काफ़ी मूल्य कम नहीं हुआ, जबकि कई शेयरों और म्यूचुअल फंड्स का मूल्य कम हो चुका है। उस युवती ने पूछा, अगर आप कैपिटल गेन्स के लिए निवेश नहीं करते हैं तो फिर किस चीज़ के लिए करते हैं? मैं कैश फ्लो के लिए निवेश करता हूँ, मैंने धीरे से कहा। आपका 401k प्लान हर महीने खर्च के लिए आपको कितना कैश फ्लो देता है? कुछ नहीं, उसने कहा। मेरी रिटायरमेंट योजना का लक्ष्य यह है कि कैपिटल गेन्स पर टैक्स ना लगे, ताकि मेरा सारा पैसा मेरे रिटायरमेंट अकाउंट में ही रहे। यह योजना हर महीने कैश फ्लो देने के लिए नहीं बनाई गई है, मैंने पूछा। और क्या आपके पास रियल एस्टेट की कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे आपको हर महीने कैश फ्लो भी मिले और टैक्स में भी छूट मिले? युवती ने कहा, नहीं, मेरे पास तो बस निवेश योजना है जिसके अनुसार मैं म्यूचुअल फंड्स में निवेश करती हूँ। मैंने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा, और आप मॉर्टगेज बैंकर हैं? मैं यह बात साफ कर देती हूँ, युवा महिला ने कहा। आपने हमसे पैसा उधार लेकर अपने लिए रियल एस्टेट खरीदी। वह रियल एस्टेट हर महीने आपको कैश फ्लो देती है और आप और आपकी पत्नी जल्दी इसलिए रिटायर हो पाए क्योंकि आपके पास कैश फ्लो था। दूसरी तरफ हम लोग अपने म्यूचुअल फंड्स के कैपिटल गेन्स और ज़िंदगी में बाद में रिटायर होने की आस लगा रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब हमारे रिटायर होने का समय आए तो बाजार क्रैश ना हो। दूसरे शब्दों में, हमने जल्दी रिटायर होने में
आपकी मदद की, लेकिन हम अपनी खुद की मदद नहीं कर रहे हैं। यह स्थिति की ओर देखने का एक तरीका और हो सकता है, मैंने जवाब दिया। चाहे जो हो, मैं यहाँ आपको और आपके उद्योग को धन्यवाद देता हूँ जिसने मेरे रिटायरमेंट फंड में योगदान दिया। आपने लाखों डॉलर का योगदान दिया जिस वजह से मैं जल्दी रिटायर हो पाया। मैं चाहूँगा कि आप अपने लिए भी ऐसा करने के बारे में सोचें। मेरा समय जल्दी ही खत्म हो गया और मंच से उतरते वक्त श्रोताओं ने शिष्टाचारवश तालियां बजाईं। कमरा अब जागृत हो चुका था और मेरी बातों के कारण थोड़ी उत्तेजना भी थी, खासतौर पर युवा लोगों में। जब मैं भीड़ में हाथ मिलाता हुआ आगे चलने लगा तो मुझे अपने भाषण के बारे में कुछ टिप्पणियां सुनने का मौका मिला। हालांकि वे मॉर्टगेज बैंकर थे, लेकिन उनकी टिप्पणियां वही थीं जो मैं हमेशा हर श्रोता समूह से सुनता हूँ। कुछ इस तरह की टिप्पणियां थीं। नंबर 1, इस आदमी की बातें बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। नंबर 2, मैं तो उसे कभी पैसे उधार नहीं दूंगा। नंबर 3, वह नहीं जानता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। नंबर 4, आप आजकल यह नहीं कर सकते, बाजार बदल गया है। नंबर 5, उसकी किस्मत अच्छी थी, जरा ठहरो, जब बाजार गिरेगा तो वह घुटनों के बल चलकर आएगा, हमसे भीख मांगेगा। नंबर 6, मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, इसलिए तो मैं रियल एस्टेट नहीं खरीदता हूँ। नंबर 7, रियल एस्टेट बाजार बहुत चढ़ गया है, यह जल्दी ही धूल चाटने लगेगा। नंबर 8, आप जानते हैं इसके जैसे कितने सारे आदमी रियल एस्टेट के चक्कर में तबाह हो चुके हैं। नंबर 9, अगर उसका कर्ज इतना ज़्यादा है तो मैं तो उसे एक भी पैसा उधार नहीं दूंगा। नंबर 10, अगर वह रिटायर हो चुका है तो हमारे सामने अक्ल क्यों झाड़ रहा है। गरीब डैडी के सबक। मेरे गरीब डैडी अक्सर सलाह देते थे, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ, सुरक्षित नौकरी खोजो, कड़ी मेहनत करो और पैसे बचाओ। वे कुछ अन्य मशहूर पंक्तियाँ भी दोहराते थे, ना तो कर्ज दो ना कर्ज लो, और चवन्नी बचाने का मतलब है चवन्नी कमाना। या अगर तुम किसी चीज़ का खर्च नहीं उठा सकते तो उसे मत खरीदो, हमेशा नकद भुगतान करो। मेरे गरीब डैडी की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी रही होती अगर वे अपनी ही सलाह पर चले होते, लेकिन कई लोगों की तरह वे कहते तो सही शब्द थे लेकिन सही काम करते नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने मकान और कार खरीदने के लिए उधार लिया। उन्होंने कभी निवेश नहीं किया क्योंकि वे हमेशा कहते थे निवेश करना खतरनाक है। इसके बजाय वे पैसे बचाने की कोशिश करते थे, लेकिन हर बार आपातकालीन स्थिति आने पर वे अपनी बचत में से पैसा बाहर निकाल लेते थे। वे उन चीज़ों के लिए उधार लेते थे जो उन्हें गरीब बनाती थी, और वे उन चीज़ों के लिए पैसे उधार लेने से इनकार कर देते थे जो उन्हें अमीर बना सकती थी। इसी तरह के सूक्ष्म अंतरों से उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। ज़िंदगी भर इसी तरह सोचने और पैसे का प्रबंधन करने के कारण वे 65 साल की उम्र में रिटायर नहीं हो पाए, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि उन्हें तब तक काम क्यों करना पड़ा जब तक कि कैंसर के कारण वे इतने बीमार नहीं हो गए कि काम ही न कर पाएं। उन्होंने ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत की और जीवन के आखिरी 6 महीनों में वे कैंसर वार्ड में अपनी ज़िंदगी से जूझते रहे। वे एक अच्छे मेहनती इंसान थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कड़ी मेहनत करने, कर्ज से बचने और पैसे बचाने की कोशिश में गुजार दी थी, और उन्होंने ज़िंदगी भर पैसे के बारे में मुझे भी यही सबक सिखाने की कोशिश की थी। अमीर डैडी के सबक। मेरे अमीर डैडी मेरे सबसे अच्छे दोस्त के पिता थे। उन्होंने मुझे अलग सलाह दी और पैसे के बारे में अलग तरह से सोचने का तरीका सिखाया। वे इस तरह की बातें कहते और पूछते थे। नंबर 1 मिलियन डॉलर बचाने में आपको कितना समय लगेगा। फिर वे पूछते थे 1 मिलियन डॉलर उधार लेने में आपको कितना समय लगेगा। नंबर 2, लंबे समय में कौन ज़्यादा अमीर बनेगा, वह व्यक्ति जो ज़िंदगी भर 1 मिलियन डॉलर बचाने की कोशिश करता है, या वह व्यक्ति जो 10% ब्याज पर 1 मिलियन डॉलर लेता है और इसे 25% लाभ पर निवेश करने का तरीका जानता है। नंबर 3, बैंकर किसे पैसा उधार देगा, उसे जो पैसे के लिए कड़ी मेहनत करता है, या उसे जो जानता है कि पैसा कैसे उधार लेना है और जो पैसे से अपने लिए सुरक्षित तथा बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से काम करवा सकता है। नंबर 4, आपको क्या बनना होगा और क्या जानना होगा ताकि आप अपने बैंकर से फ़ोन पर कहें मैं 1 मिलियन डॉलर उधार लेना चाहता हूं, और यह सुनकर आपका बैंकर कहे मैं बस
मैं 20 मिनट में सारे पेपर्स तैयार करवा देता हूँ, आप उन पर साइन कर दें। नंबर 5, सरकार आपकी बचत पर टैक्स लगाती है लेकिन फिर कर्ज में रहने के लिए टैक्स में छूट देती है, आखिर क्यों? नंबर 6, वित्तीय दृष्टि से ज़्यादा स्मार्ट और शिक्षित किसे होना चाहिए, उस व्यक्ति को जिसके पास $1 मिलियन की बचत है या उस व्यक्ति को जिस पर $1 मिलियन का कर्ज है? नंबर 7, वित्तीय दृष्टि से ज़्यादा स्मार्ट कौन है, वह व्यक्ति जो पैसे के लिए कड़ी मेहनत करता है या वह व्यक्ति जो पैसे अपने लिए कड़ी मेहनत करवाता है या वह व्यक्ति जो पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाता है? नंबर 8, अगर आपके पास अपनी शिक्षा चुनने का विकल्प हो तो क्या आप सीखने के लिए स्कूल जाएंगे कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत कैसे की जाए, या फिर आप स्कूल में यह सीखना चाहेंगे कि पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए? नंबर 9, ऐसा क्यों है कि बैंकर रियल एस्टेट में दांव लगाने के लिए आपको खुशी से पैसा उधार देते हैं लेकिन शेयर बाजार में जोखिम लेने के लिए उधार देने में झिझकते हैं? नंबर 10, जो लोग सबसे कड़ी मेहनत करते हैं और सबसे ज़्यादा बचत करते हैं वे उन लोगों से ज़्यादा प्रतिशत टैक्स क्यों देते हैं जो कम काम करते हैं और ज़्यादा उधार लेते हैं? यह स्पष्ट है कि काम, पैसे, बचत और कर्ज के मामले में मेरे दोनों डैडियों के दृष्टिकोण बिल्कुल अलग थे, लेकिन उनके दृष्टिकोण में सबसे ज़्यादा फर्क वह था जिसकी ओर मेरे डैडी ने इशारा किया था। गरीब और मध्य वर्गीय लोगों को अमीर बनने में मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि वे अमीर बनने के लिए अपने खुद के पैसे का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको यह जानने की ज़रूरत है कि अमीर बनने के लिए अपने नहीं दूसरे लोगों के पैसे का प्रयोग कैसे किया जाए। यह पुस्तक कर्ज के बारे में नहीं है, यह पुस्तक पैसे उधार लेने और कर्ज में गले तक डूबने के बारे में नहीं है। हालांकि मैं यह बताऊंगा कि कर्ज के माध्यम से आप जल्दी अमीर बनकर रिटायर कैसे हो सकते हैं। जैसा मैंने इस पुस्तक की प्रस्तावना में बताया, लिवरेज शक्ति है और शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है, दुरुपयोग किया जा सकता है या इससे डरा जा सकता है। हमें कर्ज को भरी हुई बंदूक मानना चाहिए और बहुत सावधानी से उसका प्रयोग करना चाहिए। भरी हुई बंदूक की तरह ही कर्ज भी आपकी मदद कर सकता है या आपकी जान ले सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका प्रयोग कौन कर रहा है। जिस तरह आप हर तरह की बंदूक को खतरनाक मानते हैं, उसी तरह आप हर तरह के कर्ज को भी खतरनाक मानें। मैं इस बात पर इसलिए जोर देना चाहता हूं क्योंकि मेरी वेबसाइट पर एक युवक ने लिखा था, उसने अभी अभी नौकरी छोड़ दी, बहुत से क्रेडिट कार्ड लिए हैं और बहुत गहरे कर्ज में डूबकर रियल एस्टेट खरीद ली है। उसने लिखा था, मैं रॉबर्ट की सलाह पर चल रहा हूँ और अच्छे कर्ज की गहराई तक डूब रहा हूँ। सबसे पहली बात, मैं कभी किसी को सलाह नहीं देता कि वह रियल एस्टेट खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करे। अगर आप जानते हैं कि निवेश कैसे किया जाता है तो आपको पूंजी जुटाने की इतनी खतरनाक योजना की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड पर कर्ज लेकर रियल एस्टेट में निवेश किया है, लेकिन मैं इसकी सलाह कभी नहीं देता क्योंकि यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मैं इस प्रक्रिया की सिफारिश इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड पर कर्ज लेकर रियल एस्टेट खरीदी और दिवालिया हो गए। मैं तो बस यह सलाह देता हूं कि शिक्षित बने और यह सीखें कि समझदारी से कर्ज का प्रयोग कैसे करना है। हालांकि मैंने इस अध्याय की शुरुआत कर्ज बनाम इक्विटी से की है, लेकिन यह पुस्तक सिर्फ कर्ज के बारे में नहीं है। यह पुस्तक एक ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है जो हर उस व्यक्ति के लिए अहम है जो जवानी में ही अमीर बनकर रिटायर होना चाहता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शब्द, प्रस्तावना में मैंने अपने अमीर डैडी की यह बात बताई थी कि धन दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण शब्द कैश फ्लो है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शब्द है लिवरेज। मैंने जब मॉर्टगेज बैंकर्स के सामने यह कहा था कि मैं जल्दी रिटायर होने के लिए मैंने उनके धन का प्रयोग किया था, तो मेरा मतलब क्या था? मेरा क्या मतलब था? मेरा मतलब दरअसल यह था कि मैंने उनके धन का प्रयोग लिवरेज के रूप में किया था। मैंने यह सबक अपने अमीर डैडी से सीखा था। उन्होंने अपने बेटे और मुझे लिवरेज का महत्व समझाने में काफ़ी समय लगाया था। प्रस्तावना की शुरुआत में मैंने लिखा था कि डैडी और गोलियाथ की कहानी अमीर डैडी की लिवरेज के संदर्भ में विशेष प्रिय थी। अमीर डैडी हमें यह कहानी बार बार सुनाते थे। वे कहते थे, लड़कों, हमेशा याद रखो,
डेविड गोलियात को इसलिए हरा पाया क्योंकि डेविड लिवरेज के सिद्धांत को समझता था। मैं तो सोचता था कि उसे गुलेल का इस्तेमाल किया था। सही है, अमीर डैडी कहते थे, सही हाथों में गुलेल भी लिवरेज बन जाती है। जब तुम लिवरेज की शक्ति को समझने लगोगे तो यह शक्ति तुम्हें हर जगह दिखने लगेगी। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें लिवरेज की शक्ति का दोहन करना सीखना होगा। अमीर डैडी ने हमारे दिमाग में यह भी भरा, भले ही तुम इस वक्त दुनिया में बहुत छोटे हो, लेकिन तुम लिवरेज की शक्ति को समझ लो तो तुम बड़े बड़े लोगों को भी हरा सकते हो। जब हम थोड़े ज़्यादा बड़े हुए तो अमीर डैडी को लिवरेज के दूसरे उदाहरण खोजने पड़े। अपने बेटे माइक और मेरी खातिर पैसे के सबकों को दिलचस्प बनाने के लिए वे अक्सर ऐसे वैसे चुनते थे जिनमें हमारी दिलचस्पी होती थी। उदाहरण के लिए, जब बीटल्स 60 के दशक में पहली बार अमेरिका आए और मेरी उम्र के बच्चे इस गायक समूह के दीवाने बन गए तो मेरे अमीर डैडी इस बात से प्रभावित हुए कि वे कितना सारा पैसा कमा रहे हैं। हमें सबक सिखाते हुए वे बोले, बीटल्स के ज़्यादा पैसा कमाने का कारण यह है कि उनके पास ज़्यादा लिवरेज है। अमीर डैडी ने आगे समझाया कि लिवरेज के वित्तीय सिद्धांत के कारण बीटल्स अमेरिका के राष्ट्रपति, डॉक्टरों, वकीलों, अकाउंटेंटों और यहाँ तक कि खुद अमीर डैडी से भी ज़्यादा पैसे कमाते हैं। अमीर डैडी ने कहा था कि बीटल्स लिवरेज के रूप में टेलीविज़न, रेडियो, रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वे अमीर हैं। उनके बेटे माइक ने पूछा था, क्या टेलीविज़न, रेडियो और रिकॉर्ड्स ही लिवरेज का एकमात्र रूप है? और मैंने पूछा था, क्या अमीर बनने के लिए हम सभी का रॉक स्टार बनना होगा? मैं उस वक्त 16 साल का था और मैं जानता था कि मुझ में गाने की ज़्यादा प्रतिभा नहीं है और मैं सिर्फ यह एक वाद्य यंत्र बजा सकता था और वह था रेडियो। अमीर डैडी ने हंसते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अमीर बनने के लिए रॉक स्टार बनने की ज़रूरत नहीं है और टेलीविज़न, रेडियो और रिकॉर्ड्स लिवरेज के इकलौते रूप भी नहीं हैं। लेकिन अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें किसी न किसी तरह के लिवरेज का प्रयोग तो करना ही होगा। अमीरों, गरीबों और मध्य वर्गीय लोगों के बीच यही फ़र्क होता है कि वे अलग अलग तरह के लिवरेज का प्रयोग करते हैं। अमीर सिर्फ इसलिए अमीर हैं क्योंकि वे अलग तरह के लिवरेज का प्रयोग करते हैं और उसका कहीं ज़्यादा प्रयोग करते हैं। यह पुस्तक लिवरेज के बारे में है। अमीर डैडी अपने बेटे और मुझे बार बार कहते थे, वित्तीय लिवरेज लाभ अमीरों के पास होता है लेकिन गरीबों के मध्य वर्गीय लोगों के पास नहीं होता है। वे यह भी कहते थे कि वित्तीय लिवरेज के कारण ही अमीर लोग ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा अमीर बनते हैं। रिच डैड सीरीज की शुरुआती 4 पुस्तकें कैश फ्लो पर केंद्रित हैं। यह पुस्तक लिवरेज शब्द पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेगी क्योंकि जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने के लिए आपको किसी न किसी किस्म के लिवरेज की ज़रूरत पड़ेगी। कड़ी मेहनत नहीं बल्कि लिवरेज की बदौलत ही किम और मैं जल्दी रिटायर हो पाए। अगले अध्याय में आप लिवरेज के कुछ और उदाहरण देखेंगे। मैंने इस अध्याय की शुरुआत मॉर्टगेज बैंकर्स के सामने अपने भाषण के प्रसंग से की थी। मैंने बताया था कि जल्दी रिटायर होने के लिए मैंने अपने पैसे के बजाय उनके पैसे का इस्तेमाल किया था। यह उदाहरण बताता है कि कर्ज भी लिवरेज का एक रूप है। लिवरेज के साथ समस्या यह है कि लिवरेज दुधारी तलवार की तरह काम करता है जो दोनों तरफ से वार कर सकती है। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति लिवरेज का प्रयोग करके आर्थिक दृष्टि से आगे निकल सकता है, लेकिन उसी प्रकार के लिवरेज का दुरुपयोग करने पर वह आर्थिक दृष्टि से पिछड़ भी सकता है। मध्य वर्गीय और गरीब लोग ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, ज़्यादा सालों तक काम करते हैं, कर्ज से छुटकारा पाने के लिए जूझते हैं और ज़्यादा टैक्स देते हैं। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि उनके पास एक महत्वपूर्ण लिवरेज नहीं होता है और वह है वित्तीय शिक्षा का लिवरेज। इसलिए पैसे उधार लेने के लिए दौड़ लगाने तथा संपत्तियों में उसका निवेश करने से पहले कृपया यह जान लें कि कर्ज लिवरेज का सिर्फ एक प्रकार है और यह भी कि हर प्रकार के लिवरेज के दोनों सिरों पर पैनी धार होती है। मैं अपने अमीर डैडी की बात को दोहराता हूँ, वित्तीय रूप से ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा शिक्षित किसे होना चाहिए? उस व्यक्ति को जिसके पास $1 मिलियन की बचत है या उस व्यक्ति को जिस पर $1 मिलियन का कर्ज है? मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहता हूँ वह यह है कि यह पुस्तक मूलतः वित्तीय शिक्षा के बारे में है और आप लिवरेज के चाहे जिस रूप का इस्तेमाल करें, मैं सबसे पहले यह शिक्षा पाने की सलाह देता हूँ कि आप लिवरेज के उस रूप का प्रयोग कैसे करें
जिसमें आपकी दिलचस्पी है। एक सुझाव, अमीर डैडी कहते हैं, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अच्छे खर्च और बुरे खर्च, अच्छी आमदनी और बुरी आमदनी तथा अच्छे दायित्व और बुरे दायित्व का फ़र्क मालूम होना चाहिए। चूँकि यह अध्याय खास तौर पर कर्ज के लिवरेज के बारे में है, इसलिए शायद आप अपने अच्छे और बुरे कर्ज की सूची बनाना चाहें। अगर आप इन अवधारणाओं के बीच के फ़र्क से परिचित न हों तो समझ लें, आसान भाषा में अच्छा कर्ज वह होता है जो हर महीने आपकी जेब में पैसा डालता है, और बुरा कर्ज वह होता है जो हर महीने आपकी जेब से पैसा बाहर निकालता है। उदाहरण के लिए, मेरे अपार्टमेंट हाउसेज का कर्ज हर महीने मेरी जेब में पैसा डालता है, जबकि मेरे व्यक्तिगत घर यानी हाउस लोन वाला कर्ज हर महीने मेरी जेब से पैसा बाहर निकालता है। अपनी सूची पर गौर करने के बाद आप यह सोच सकते हैं कि आपको अपने कर्ज के साथ क्या करना चाहिए। हो सकता है कि आप बुरे कर्ज को कम करने और अच्छे कर्ज को बढ़ाने के बारे में विचार करें। अगर आप अच्छे कर्ज को बढ़ाने में मेहनत करेंगे तो जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने की आपकी संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि हर तरह के कर्ज को भरी हुई बंदूक जैसा मानना चाहिए और उसके मामले में बहुत सावधान रहना